ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉगिन करेंगे। देन ये पासवर्ड हमसे पूछेगा तो हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। सेकंड तरीका, अगर मान लो पासवर्ड नहीं, कोई पैम फाइल या पीपीके फाइल जनरेट की गई है और इस फाइल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, तो हमको -i पैम फाइल का नाम देना पड़ेगा। -i का मतलब है इंसर्ट, और बाकी वो सेम चीज ubuntu @public IP। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका ऑथेंटिकेशन स्पैम फाइल के थ्रू हो जाएगा। तो आपके पास ये दो तरीके होते हैं लॉगिन करने के, लॉगिन अ रिमोट सर्वर या मशीन। क्लियर है? अगर उसका पोर्ट ओपन नहीं है तो नहीं लॉगिन होगा, या फिर पब्लिक आईपी गड़बड़ होगी तो नहीं होगा, या फिर यूजर नेम गड़बड़ दिया होगा तो नहीं होगा। सिमिलरली अगर पैम फाइल उसकी नहीं है या पासवर्ड हम गलत डाल रहे हैं तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं एक मशीन बना रहा हूँ, तो AWS के अकाउंट पे आ गए हम लोग। यहाँ हम सर्च करेंगे EC2। ठीक है, देन लॉन्च इंस्टेंस, और इंस्टेंस किस लिए बना रहा हूँ मैं, तो सपोज मैंने नाम दे दिया प्रैक्टिस। अब हम लोग इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं, तो सपोज हम लोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ubuntu पे, क्योंकि ubuntu इज द मोस्ट यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री टियर ही लेंगे। कोई की पेयर नया बनाना है तो समझो मैंने बना दिया एक प्रैक्टिस 1 डाल देता। अब ये देखो यहाँ पर मैं लॉगिन करने के लिए क्या क्रिएट कर रहा हूँ, पैम फाइल। तो आप मशीन का या तो पासवर्ड क्रिएट करेंगे, या फिर पैम फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर पीपीके फाइल क्रिएट करेंगे। तो पीपीके फाइल हम पुट्टी करके एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू करते हैं, बट वो बहुत ओल्ड तरीका हो गया है, तो अभी भी आप पैम फाइल के थ्रू वर्क करें। ठीक है, हमने पैम फाइल क्रिएट कर ली और वो डाउनलोड हो गई, देखो practice1.pam। देन लॉन्च। फिर आप वापस से इंस्टेंस के होम पेज पर आ जाओ। ये पेंडिंग स्टेट में है, जैसे ये क्रिएट हो जाएगी मशीन तो ये वर्क करने लगेगा। ठीक है, ये मेरा मशीन रेडी हो गई। अब मुझे, ये मशीन मेरी किस चीज़ की है, उबंटू की, तो इसका एक डिफ़ॉल्ट यूज़र उबंटू रहेगा ही रहेगा। तो आपको इसकी क्या क्या बस चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए। देन उस फोल्डर में जाओ जिस फोल्डर में अभी आपने जो पैम क्रिएट की है, वो पैम वाला फोल्डर। जैसे ये फोल्डर है मेरा डाउनलोड्स, और यहीं पर मेरी पैम पड़ी है। तो उबंटू के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र, जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है वो क्या है, उबंटू। किसी और टाइप की मशीन होगी सेंटोस तो सेंटोस होगा, ठीक है, रेड हैट तो रेड हैट होगा। तो एक डिफ़ॉल्ट यूज़र हर एक का रहता है, वो हमें देखना पड़ता है कि वो किसके लिए है। तो ये मशीन, ये मेरी पैम फाइल है। मैं यहीं पर CMD ओपन करता हूँ। तो CMD का अगर डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो तो बस ये ऊपर क्लिक करके इसको हटा के CMD लिखना और एंटर कर देना, तो ये CMD का पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ मैं डाउनलोड्स फोल्डर में ही CMD ओपन किया हूँ अपना, और डाउनलोड फोल्डर में ही मेरी ये पैम फाइल पड़ी है। तो यहाँ पर मुझे पूरी कमांड क्या चलानी पड़ेगी, SSH-i मेरी पैम फाइल का नाम, उसके बाद से यूज़र नेम मेरा डिफ़ॉल्ट उबंटू ही रहेगा उबंटू के लिए। उसके बाद से मुझे क्या चाहिए था, पब्लिक आईपी। तो पब्लिक आईपी मेरी यहाँ पर कहाँ है, ये रही। तो यहाँ पे 2 आईपी हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कॉपी कर लेगा, और टर्मिनल पे जाके मैंने ये पेस्ट किया। ठीक है, अब इस मशीन का पोर्ट 22 ऑन है कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको सिक्योरिटी में जाना है। ये सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, इसमें जाना है, और ये देखो यहाँ पर पोर्ट 22 SSH इज ऑन। वो बाय डिफॉल्ट AWS उसको ऑन करके देता है, तो 22 हमें ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस मुझे अब क्या करना है, एंटर। तो देखो ये कनेक्ट करने के लिए अगर ये
तीनों चीज सही है, यूजर नेम, पब्लिक आईपी और उसका ऑथेंटिकेशन फाइल। तो ये बोलेगा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, आपको लिखना है यहाँ पर यस। ये वन टाइम है, एक बार आपने यस कर दिया तो ये आपके लिए कनेक्टेड रहेगा। ये देखो आप लॉग इन कर गए। पहले देखो मेरे टर्मिनल के आगे क्या लिखा हुआ था, सी यूजर इंटेल, और अब देखो क्या लिखा हुआ है, उबंटू। तो अब मैं किस मशीन में आ गया, उबंटू मशीन में। यानी कि मेरा टर्मिनल, मेरा जो टर्मिनल है CMD, ये अब किससे कनेक्ट हो गया है, इसके मशीन से। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा वो सब चीज यहाँ पे हो रही होगी। मेरा ये टर्मिनल CMD जो है ना मेरा, वो अब उससे अटैच हो गया। CMD इज द तरीका कि कैसे हम यूज करते हैं CLI, और टर्मिनल वो इन्वायरमेंट है जिससे हम लॉगिन कर रहे हैं। तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब कभी भी आपको लॉगिन करना हो तो आपको क्या करना होगा, बस ये देखना होगा ये मशीन चालू है कि नहीं। तो आप EC2 के होम पेज पे जाओ, ठीक है, ये चालू है, ठीक है। अब आप जिस फोल्डर में थे जहां पर आपकी ये पैम फाइल थी, वहां जाना, CMD लिखना, एंटर कर देना, ठीक है। देन आपको सेम कमांड लिखनी पड़ेगी, SSH-i, पैम फाइल का नाम, उसके बाद स्पेस देकर यूजर नेम @पब्लिक IP, ठीक है। एंटर करोगे, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कनेक्ट हो गया। तो किसी भी रिमोट मशीन को कनेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके, या तो वो पैम फाइल के थ्रू होगी, पैम फाइल नहीं तो PPK फाइल होगी, अदरवाइज वो पासवर्ड बेस्ड होगी। क्लियर है। अगला तरीका क्या है कि आप इस AWS क्लाउड से भी लॉगिन कर सकते हो। आप इसको क्लिक करोगे, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, देन आप इसको नीचे प्रेस करोगे, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। ये क्या करेगा, आपको देखो एक नया टर्मिनल ओपन, वो नया पेज ओपन कर रहा है और उस पेज पर ही कनेक्ट करा देगा। ठीक है, देखो मशीन कनेक्ट हो गई। तो मशीन कनेक्ट करने के दो तरीके, आप AWS के कंसोल पेज पर जाकर कनेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, जैसे ये वाला तरीका है। और सेकंड तरीका क्या है कि आपकी पैम फाइल जहां पड़ी है वहां पर एक CMD ओपन करके ये कमांड के थ्रू कर सकते हो, और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। क्योंकि मशीन आपको किस अकाउंट की मिली है, उसका कंसोल एक्सेस है कि नहीं, ये डिपेंड करता है, बट ये तरीका यूनिवर्सल है, ये हर जगह वर्क करेगा। क्लियर है। मशीन लॉगिन हो गई। आपकी एक कमांड होती है क्लियर, जैसे ही आप इसको क्लियर करते हो आपका पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कल हमने कमांड चलाई वो सब चला सकते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे स्टोरेज देखना है, मुझे रैम देखना है, मुझे CPU देखना है, ठीक है, मुझे कोई फोल्डर बनाना है तो mkdir टेस्ट, मुझे चेक करना है कि कौन कौन से फोल्डर फाइल्स पड़े हैं ls, मुझे कोई ब्लैंक फाइल बनानी है तो टच, मैंने बोला run.py, ठीक है, ls करोगे तो फाइल बन गई। फाइल में कुछ भी एडिट करना है तो नैनो एडिटर, फाइल का नाम एडिट ओके करोगे। देखो ये GNU का नैनो एडिटर खुल गया, आपको यहाँ जो कुछ भी लिख सकना है लिख लो, ठीक है। अब इसको सेव कैसे करते हैं, तो Ctrl+X, कंट्रोल दबा के X, देन ओनली Y, देन ओनली एंटर, ठीक है। इस फाइल में लिख गया कि नहीं ये चेक करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा कैट, देन फाइल का नेम। तो देखो ये बोल रहा है 2 लाइन एंटर है। इस फाइल को फिर से एडिट करना है, नैनो और फाइल का नेम, ठीक है। आप इसमें फिर से एडिट कर सकते हो। सेव करने का सेम तरीका, Ctrl+X, देन ओनली Y, देन एंटर। कैट करोगे उस फाइल को देख सकते हो, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम, इतना हमने कल तक देखा था ना। ठीक है, तो उसके आगे की कमांड हम देखते हैं। एक कमांड होती है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी,
मैं अभी करंटली किस फोल्डर में हूँ ये चेक करने के लिए मुझे pwd कमांड चलानी पड़ती है, pwd। तो ये बोल रहा है आप, तो वो ये पहला वाला जो होता है ना, ये हमने कल भी देखा था, ये होता है हमारा टॉप फोल्डर। सबसे ऊपर लिनक्स में एक फोल्डर होता है टॉप, जिसको हम बोलते हैं रूट फोल्डर, ठीक है, इससे ऊपर कोई फोल्डर नहीं है। तो पहला वाला रूट फोल्डर, देन उसके अंदर में ही सारे के सारे फोल्डर्स होते हैं। ये हमने कल देखा था लिनक्स फाइल सिस्टम में। अब इसके हिसाब से क्या है कि सबसे ऊपर ये टॉप फोल्डर, देन उसके अंदर होम फोल्डर, और उसके बाद ये जो है ना वो उसके अंदर के फोल्डर को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है कि आप एक फोल्डर के अंदर हो, कौन से वाले, ये रूट वाले, इसको बोलते हैं रूट फोल्डर। देन उसके अंदर आप एक होम फोल्डर में हो, और होम के अंदर भी आप किस फोल्डर में हो, तो होम के अंदर भी आप एक उबंटू फोल्डर में हो। हर यूजर का एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है, तो उबंटू नाम का, ठीक है। इस तरीके से हायरार्की दिख रही है। तो पहला वाला हमारा फोल्डर होता है, उसके बाद से ये सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर ये फोल्डर है। जैसे कि हाँ, मैं ls करता हूँ तो ये बताता है कि अभी कौन कौन से फोल्डर फाइल पड़े हैं, और मुझे किसी फोल्डर में जाना है तो उसके लिए कमांड है एक cd, cd यानी चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, आपको किसी फोल्डर में जाना है तो cd वाली कमांड काम आती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं अभी किस फोल्डर में हूँ, होम के अंदर उबंटू फोल्डर, और यहाँ पर जब मैंने ls कमांड चलाई तो वो बोल रहा है आपके सामने अभी ये फाइल पड़ी हुई है, ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर में हमको जाना है तो हम लिखेंगे cd और फोल्डर का नाम, ठीक है। तो ये उस फोल्डर में आ जाएगा। कैसे पता, pwd चलाओ, देखो इस बार क्या आया कि आप रूट फोल्डर के अंदर होम में हैं, होम के अंदर उबंटू में है, उबंटू के अंदर टेस्ट फोल्डर में। तो ये चीज मेरी अब क्या हो गई कि उबंटू के अंदर एक फोल्डर पड़ा है टेस्ट, और मैं अभी इस फोल्डर के अंदर हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे इसमें जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो, तो देखो ये क्या बता रहा है कि आप दिस पीसी के डाउनलोड्स के कंप्रेस्ड वाले फोल्डर में हो, ठीक है। मुझे अगर इसमें जाना है, मैंने बोला कि इसमें, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर, DevOps B4 के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर हो आप। सिमिलरली लिनक्स में हर चीज कमांड के थ्रू होती है, तो आप जब किसी भी फोल्डर में जाओगे तो आपको यूज करना पड़ेगा cd, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें से एक फोल्डर पीछे जाना है, तो मैं तो बस यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये एक फोल्डर पीछे ले आएगा। यहाँ पर क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है cd स्पेस डॉट डॉट, दो डॉट, ठीक है। तो एंटर करोगे तो ये एक फोल्डर पीछे ले आएगा। देखो pwd चलाऊंगा तो देखो पहले मैं कहाँ था, होम उबंटू के टेस्ट के अंदर, अब देखो एक टेस्ट से वापस से एक पीछे आ गया, और यहाँ ls करूंगा तो देखो यहाँ पर वो फोल्डर दिख रहा है मुझे। पहले मैं इस फोल्डर के अंदर था, अब मैं इस फोल्डर के बाहर हूँ। तो cd डॉट डॉट किस लिए यूज किया जाता है, टू गो वन फोल्डर बैक, एक फोल्डर पीछे जाने के लिए। ठीक है, मुझे और एक फोल्डर पीछे जाना है, जैसे होम में जाना है, तो मैं फिर से यही चला दूंगा cd डॉट डॉट। तो pwd करोगे तो अब बताएगा कि आप होम के अंदर रह गए हो। ls करूंगा तो देखो ये दिख रहा है, अभी मैं उबंटू फोल्डर मुझे दिख रहा है, मतलब मैं उसके अंदर नहीं हूँ। मुझे और पीछे जाना है तो cd डॉट डॉट, तो अब मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करूंगा तो देखो कहाँ आ गया, ये वाली टॉप डायरेक्टरी पे। यानी कि मैं पीछे होते होते
होते होते यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपने देखा था बहुत सारे फोल्डर्स पहले से होते हैं, where etc bin, यहाँ ls करोगे तो ये सब कुछ दिखेगा, bin boot dev etc home सब दिख रहा है। तो cd डॉट डॉट हम यूज करते हैं एक फोल्डर पीछे जाने के लिए। क्लियर है? मैं कौन सा यूजर हूं? मैं उबंटू यूजर हूं। आपके पास एक कमांड है who am I, इसको आप चलाओ तो ये बताता है कि आप उबंटू यूजर हैं। क्लियर है? और मैं अभी देखो दो चीज़ हमें याद रखनी है कि हम किस यूजर से हैं और किस जगह पर हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ एक CLI फॉर्म में है, आपको हमेशा कमांड्स के थ्रू यूज़ करना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि उबंटू के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम है मेरा प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए। ठीक है, और इसके अंदर आपको दो फोल्डर बनाने हैं, ठीक है, और इसके नाम देता हूं मैं सपोज SRC, और इसका देता हूं टेस्ट। ठीक है, फिर टेस्ट के अंदर भी आपको दो फोल्डर बनाने हैं, ठीक है, और फोल्डर का नाम देता हूं रिकर्सिव और सबस्टिक। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर आपको क्रिएट करना होगा। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि मैं किस यूजर से हूँ, उबंटू। मैं अभी कहाँ पर हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी क्या है, तो मैं रूट में हूँ। ठीक है, मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। तो हमें हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली में मैं अभी कहाँ पर हूँ, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि मेरे को एक फोल्डर पीछे कहाँ जाना है या कहाँ क्या बनाना है। मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ये फोल्डर बनाने हैं कहाँ पे, उबंटू के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो या तो आप उबंटू में आओ, इस फोल्डर के इस रास्ते के जरिए आप यहाँ पर आओ, देन यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाओ, देन उस फोल्डर में जाओ, फिर उसके अंदर दो फोल्डर बनाओ, देन इस फोल्डर में जाओ, फिर इसके अंदर भी दो फोल्डर बनाओ। ठीक है, तो पहले हम वही सिंपल वाला तरीका देख रहे हैं कि फोल्डर, पहले मैं कहाँ आऊँगा, सबसे पहला स्टॉप तो मेरा यहाँ है कि मैं उबंटू वाले फोल्डर में आऊँ। तो मैं कैसे आऊँगा उबंटू वाले फोल्डर में, CD। अब देखो मुझे अगर कंफ्यूजन होती है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या लिखना है, मैं पूरा पाथ देता हूँ कि आप यहाँ पर हो, आप होम उबंटू, मतलब ये रूट होम उबंटू के अंदर आ जाओ। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रूट होम उबंटू के अंदर आ जाओ। ठीक है, देखो PWD चेक करूंगा एक, तो देखो मैं आ गया हूँ होम उबंटू के अंदर। ठीक है, तो आप कहीं भी हो, मान लो आप यहाँ पर भी हो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट में कैसे जाऊं या फिर क्या कहते हैं ये SRC में कैसे जाऊं, आप यहाँ वाला पाथ दे दिया करो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो कहीं भी होगा ना आपको लेके पहुंचा देगा वहां तक। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो पाथ दो तरीके के होते हैं, पहला है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रूट पाथ। ये आपका रूट पाथ से शुरू होता है और रूट पाथ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला कि रूट के अंदर होम के अंदर उबंटू, एग्जांपल में मैंने बोला आपसे कि ETC के अंदर कोई एक फोल्डर है माई SQL, उसके अंदर।
ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट पाथ, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा रूट से। इसका क्या बेनिफिट है कि जैसे मैं प्रोजेक्ट ए में हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं टेस्ट में कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे एक फोल्डर पीछे आना है और देन ये चीज़ इसके अंदर जाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं सी डी डॉट डॉट करके यहाँ पर आऊँ और फिर सी डी करके यहाँ जाऊँ। अगर नहीं समझ में आ रहा, मुझे यहाँ जाने का एब्सोल्यूट पाथ पता है कि रूट देन होम देन उबंटू देन टेस्ट, तो ये मुझे पहुँचा देगा। ये बेनिफिट होता है। तो हम दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो अभी मेरे को क्या टास्क मिला है कि उबंटू के अंदर मुझे 2 फोल्डर होने चाहिए, एक टेस्ट एक प्रोजेक्ट ए। तो मैं यहाँ पे ls कर रहा हूँ, तो टेस्ट फोल्डर तो बना है। अब मुझे कौन सा दूसरा फोल्डर बनाना है, mkdir प्रोजेक्ट ए। ठीक है, ls कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास 2 फोल्डर बन गए। मेरा ये वाला सीन रेडी हो गया। जब मुझे ये इसके अंदर 2 फोल्डर बनाने थे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाने हैं, 2 फोल्डर। तो सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट ए में जाता हूँ। जाने के लिए कौन सी कमांड है, cd प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में मैं आ गया। pwd करूंगा तो देखो बता देगा कि मैं आ गया हूँ, होम उबंटू के प्रोजेक्ट ए में आ गया हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करने हैं, 2 फोल्डर बनाने हैं, सोर्स और टेस्ट्स। तो mkdir, अगर 2 फोल्डर एक साथ बनाने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि mkdir फोल्डर का नाम 1, फोल्डर का नाम 2। देखो एंटर करोगे तो 2 फोल्डर बन गए। ls करोगे देखो दिखा रहा है कि 2 फोल्डर बन गए। ठीक है, अब मुझे किस फोल्डर के अंदर जाना है, टेस्ट्स के अंदर, और 2 फोल्डर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, cd टेस्ट्स, pwd चला के देख लो आप आगे क्या। तो देखो ये दिखा रहा है कि आप प्रोजेक्ट ए के टेस्ट्स फोल्डर में हो और हमें यहीं आना है। अब यहाँ आके ये 2 फोल्डर बनाने थे, रिकर्सिव और सजेस्टिव। तो mkdir रिकर्सिव और सजेस्टिव, स्पेस देके आप दूसरे फोल्डर का नाम दे दो, 2 फोल्डर एक साथ बना देगा। ls करो तो ये 2 फोल्डर बन गए। क्लियर है। तो आप अभी भी हो किस फोल्डर में, टेस्ट फोल्डर में। अब अगर कोई मुझसे बोलता है कि उबंटू फोल्डर में जाके दिखाओ, तो देखो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी ने बोला कि उबंटू फोल्डर में वापस जाके दिखाओ, तो मुझे एक तरीका तो ये है कि मैं पहले एक फोल्डर पीछे जाऊं, देन एक फोल्डर और पीछे जाऊं। ये 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी तो जा पाऊंगा। तो इससे भी जा सकता हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, cd डॉट डॉट, ठीक है, फिर स्पेस, फिर दूसरी कमांड चलाऊंगा cd डॉट डॉट, और pwd चलाऊंगा तो मैं होम उबंटू में आ गया। मैंने 2 बार क्या चलाया, cd डॉट डॉट और cd डॉट डॉट। तो मैं आ सकता हूँ, क्योंकि एक फोल्डर पीछे जाने के लिए कौन सी कमांड है, cd डॉट डॉट, और देन यहाँ पर क्या चलाया, cd डॉट डॉट। क्लियर है। एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी फोल्डर से एक एक फोल्डर पीछे चले जाओ, पर ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि अब मैं यहां पर हूं, जैसे मैं अभी कहां पर हूं, यहां पर हूं। ठीक है, अब कोई मुझसे बोलता है कि इस फोल्डर में जाके दिखाओ, ठीक है, इस फोल्डर से आपको इस फोल्डर में जाके दिखाना है। तो अभी मैं कहाँ हूं, पहले ये देख लो। तो अभी मैं कहाँ हूं, उबंटू में ही। अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो देखो सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है कि आपको इस फोल्डर से इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर से इसमें जाना है। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि cd प्रोजेक्ट ए, और ए के अंदर src, यही करना है मुझे, प्रोजेक्ट ए के अंदर src, और एंटर करता हूं तो देखो मैं यहां पर आ गया। pwd चलाओगे तो देखो ये कह रहा है आप रूट के अंदर, होम के अंदर उबंटू में हो, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स ए के अंदर src में हो, प्रोजेक्ट्स ए के अंदर src में हो। क्लियर है। अब चलो कौन बताएगा, ये बताओ कि मुझे इस फोल्डर में जाना है तो कैसे जाऊंगा। मैं अभी कहाँ हूँ, पहले ये बताओ। src में हूँ, और अब मुझे जाना है रिकर्सिव में, तो मैं कैसे जाऊंगा, रास्ता बताओ। cd होम उबंटू टेस्ट वो प्रोजेक्ट
टेट्स और प्रोजेक्ट ए में एसआरसी में कहाँ जाना है भैया अपन को? मुझे रिकर्सिव में जाना है। हाँ तो सीडी होम, ठीक है, उबंटू प्रोजेक्ट, फिर टेट्स में, फिर रिकर्सिव में जा। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से एक फोल्डर पीछे आऊंगा, देन सीधे जाऊंगा, देन सीधे जाऊंगा, है ना, ऐसे जा सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप, एक तरीका क्या है मेरे पास कि मैं यहाँ से एक फोल्डर पीछे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं और फिर ऐसे जाऊं। हाँ दूसरा तरीका, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये पीछे जाके ऐसे जाना वैसे जाना कंफ्यूजन दे रहा है मुझे एक फोल्डर पीछे या बैक करने में, आप यहाँ से पाथ बता दिया करो कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से रूट से। होम जाना है, देन होम से उबंटू, उबंटू से प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से टेस्ट टेट्स। और टेस्ट से रिकॉर्डिंग। तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। तो देखो मैं कहीं भी रहूँ मुझे फिर टेंशन नहीं रहेगी कि मैं इसमें हूँ, मैं इस फोल्डर में हूँ, मैं किस फोल्डर में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ जो एकदम एग्जैक्ट है। तो जैसे ही आप एब्सोल्यूट पाथ देते हो, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं इस फोल्डर में हूँ या मैं इस फोल्डर में हूँ या मैं इस फोल्डर में हूँ। मुझे सोर्स की टेंशन नहीं है कि अब मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, अब आपको सीधा पूरा पाथ दे देना है, सी डी होम के अंदर उबंटू, उबंटू के अंदर प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट ए के अंदर क्या था हमारा, टेस्ट्स, टेट्स। टेस्ट्स के अंदर रिकर्सिव। ठीक है, एंटर करोगे आप पहुंच जाओगे, पीडब्ल्यूडी चेक करो, देखो आप आ गए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो आप बिल्कुल टॉप से देते हो। अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूं, अभी मैं यहां पर हूं। अब मुझसे कोई बोलता है कि इस वाले टेक्स्ट में जाके दिखाओ। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं पहले एक फोल्डर पीछे जाऊं, फिर फिर एक एक फोल्डर फोल्डर, पीछे जाऊं, फिर फिर एक एक फोल्डर। फोल्डर पीछे जाऊं, और फिर मैं टेस्ट के अंदर जाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा यहाँ से एब्सोल्यूट पाथ दे दो, रूट होम उबंटू टेस्ट, ये आपको डायरेक्ट पहुंचा देता है। तो सी डी होम उबंटू टेस्ट आ गए आप सीधा। तो एब्सोल्यूट पाथ का यही बेनिफिट है कि आपको सोर्स पे या फिर करंट पाथ का हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। भैया आपने रिकॉर्डिंग पॉज की थी, वो चालू कर दी थी? हाँ चालू है। हाँ। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज वी डू नॉट need to worry about current डायरेक्टरी। हमें करंट डायरेक्टरी कहाँ है वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप डायरेक्टली कहीं से कहीं भी जा सकते हो। अभिषेक बताओ मुझे यहाँ जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? अभी मैं इस वाले फोल्डर में हूँ, पीडब्ल्यूडी चला रहा हूँ, तो देखो टैच फोल्डर में हूँ। अच्छा। मुझे सोर्स फोल्डर में जाना है। तो कौन सा यूज करना है सर, रूट वाला यूज करना है या फिर एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट अभी वो पूरा वाला एब्सोल्यूट पाथ? पड़ेगा। हाँ तो स्लैश होम स्लैश उबंटू स्लैश प्रोजेक्ट ए स्लैश एसआरसी। ओके, चेक करते हैं, सी डी रूट, देन होम, देन उबंटू, देन उबंटू प्रोजेक्ट ए, देन एसआरसी। देन एसआरसी। ठीक है, आप आ गए पीडब्ल्यूडी। तो एब्सोल्यूट पाथ का यही बेनिफिट है कि एज ए बिगिनर आप इजीली वर्क कर लेते हो, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो तो आपको ये चीज एनालाइज करने में बड़ा टफ लगेगा अभी कि एक फोल्डर पीछे जाना है आगे जाना है क्या है, ये चीजें आपको नहीं सोचना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पाथ का यही बेनिफिट है कि वो डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग से पहुंचाता है। क्लियर है? अब दूसरा पाथ होता है रिलेटिव। रिलेटिव पाथ जब आप लिनक्स में थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको ये एनालाइज होने लगेगा, शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो आप कोशिश करो कि शुरू शुरू में एब्सोल्यूट पाथ यूज करो। इट डिपेंड्स वेयर आई एम currently या in which folder I am currently, which folder I am currently, और उसके बेस पर ये हमको लेकर जाता है।
ठीक है। अब जैसे कि मैं सिनारियो लेता हूँ रिलेटिव पाथ के, ठीक है। देखो अभी मैं कहा हूं यहाँ, किसी ने मुझसे बोला इस फोल्डर में जाके दिखाओ, ठीक है। तो देखो रिलेटिव पाथ कैसे डिफाइन किया जाता है। रिलेटिव पाथ हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा करंट लोकेशन है, तो मुझे cd तो करना ही पड़ेगा, मुझे पहले एक फोल्डर पीछे आना है, तो आई विल यूज cd डॉट डॉट, देन मुझे एक फोल्डर आगे जाना है, तो स्लैश टेस्ट, फिर उसके अंदर कहाँ जाना है, रिकर्सिव में, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है। तो आप क्या करते हो, जितने फोल्डर पीछे जाना है उतने डॉट डॉट यूज करोगे, उतने स्लैश लगा ला के, अभी देखेंगे बोला, और आप आ गए। तो देखो आपने क्या बोला, यहां से एक फोल्डर पीछे, देन आगे, देन आगे, तो बैक, देन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। क्लियर है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा तरीका, मैं इस फोल्डर में हूं, देखो ये अभी एक अच्छा सिनारियो लेते हैं हम लोग कि मैं इस फोल्डर में हूं और मुझे यहां जाना है, तो कोई बताएगा कैसे वर्क करेगा ये। cd, पहले देखो मुझे एक फोल्डर पीछे जाना है, डॉट डॉट cd डॉट डॉट स्लैश फिर एक cd और डॉट पीछे, डॉट हाँ फिर एक और पीछे, तो मैं डॉट डॉट यहाँ आ गया, cd डॉट फिर डॉट एक और पीछे, डॉट डॉट, फिर स्लैश, और फिर मुझे Yes. टेस्ट फोल्डर। तो 3 बार बैक आना था, तो देखो मैंने 3 डॉट 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 यूज किए। तो पहले डॉट डॉट ने मुझे यहाँ फेंका, दूसरे डॉट डॉट ने मुझे यहाँ फेंका, तीसरे वाले ने यहाँ फेंका, देन आगे यूज किया। तो ये होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब जहां हो वहां से आपको रास्ता बताना है। तो ये आपकी चॉइस है, कोई आपसे बोलेगा नहीं कि आप रिलेटिव यूज करो, एब्सोल्यूट यूज करो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल में डॉट 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 और 10 सी। अब देखो इसमें एक हैक है या एक ट्रिक है जो हम लोग इसको बार बार यूज कर सकते हैं। इस हायरार्की में हम यूजर कौन सा है, हम यूजर हैं उबंटू, है ना, उबंटू यूजर है हम लोग। ओ भैया आगे थोड़ा आगे ले लो, मीटिंग चल रही है, आगे ले लो, मीटिंग चल रही है थोड़ा। ठीक है, हेलो, देखो तो करंट यूजर हम कौन से हैं, उबंटू। तो हमारे पास जो एक हैक है या जिसको हम बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको रिलेटिव पाथ अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है तो आप एक वो इसमें ना एक और फोल्ड वो होता है, इसको बोलते हैं टू गो इनसाइड द करंट यूजर होम डायरेक्टरी। ये कौन सा साइन है, एस डेल्टा भी बोलते हैं इसको, तो डेल्टा ही मोस्टली लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही ये चलाते हो ना, आप किसी भी फोल्डर में रहो, आप इस यूजर के होम फोल्डर में आ जाओगे, और इसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है, होम के अंदर की उबंटू। तो हर यूजर की जो अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है आप उसमें आ जाते हो, ये इसका बेनिफिट है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं बस ये वाली कमांड चलाऊंगा ना, cd डेल्टा
मुझे यहाँ ले आएगा। मैं इस फोल्डर में हूँ, मैंने चलाया CD डेल्टा, मुझे यहाँ ले आएगा। ये इसका बेनिफिट है। अब देखो मैं अभी किस में हूँ, प्रोजेक्ट्स ए, मैंने चलाया CD डेल्टा। अब देखो मैं कहाँ हूँ, होम उबंटू में। ठीक है, देखो मैं किसी और फोल्डर में जाता हूँ, मैंने बोला कि मैं प्रोजेक्ट ए में जाता हूँ, उसके बाद टेस्ट में जाता हूँ, उसके बाद रिकर्सिव में जाता हूँ। तो देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ, टेस्ट रिकर्सिव, यहाँ पर हूँ। मैं बस CD डेल्टा चलाऊंगा और उबंटू में आ जाऊंगा। आ गया होम उबंटू, देख रहे हो। तो आपको जैसे यहाँ पर हो और आपको टेस्ट में जाना है, तो आप ये डॉट 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 क्यों चलाना, मुझे पता है वो डेल्टा कहाँ पहुंचा देता है मुझे यहाँ। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि डेल्टा के बाद टेस्ट, है ना। तो मैं एक बार फिर से बाहर जाता हूँ, देखो मैं अभी किस फोल्डर में हूँ, होम उबंटू प्रोजेक्ट्स ए टेस्ट रिकर्सिव, और मुझे जाना है इसमें। तो मुझे पता है कि ये फोल्डर मुझे कहाँ पहुंचाता है, ये वाली डेल्टा सीधा यहाँ। डेल्टा की एक खासियत है कि आप किसी भी फोल्डर में रहो, यहाँ भी रहो यहाँ भी रहो, ये आपको यहाँ उठा के ला देगा, करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में लेकर आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर टेस्ट है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि इसके बाद टेस्ट पे ले जाना। देखो PWD सीधा आ गया, मैं समझ रहे हो, ये इसका बेनिफिट है। मान लो मुझे उठा के किसी ने रूट डायरेक्टरी में पटक दिया, ठीक है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, यहाँ, और मुझे जाना है प्रोजेक्ट ए में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा मैं हूँ यहाँ, मुझे जाना है यहाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे डेल्टा, डेल्टा मुझे कहाँ उठाएगा, सीधा यहाँ पे, यहाँ से आप प्रोजेक्ट ए में चले जाओ। आ गए। तो ये भी एक बेनिफिट है, बट ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किस यूजर से हैं। क्लियर है। तो डेल्टा इज यूज्ड टू डायरेक्टली रीच आउट टू द होम डायरेक्टरी फोल्डर। किसी यूजर से मतलब, जैसे मैं अभी उबंटू यूजर से हूं, तो उबंटू यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, होम के अंदर उबंटू। अब मान लो किसी रवि यूजर से लॉगिन करता, तो रवि का तो अलग फोल्डर होता है कि यहाँ पर होम के अंदर ही, हर यूजर का अपना एक फोल्डर होता है। ठीक है, तो रवि का एक फोल्डर होता, और रवि मुझे जैसे ही मैं CD डेल्टा चलाता तो वो मुझे बार बार रवि वाले फोल्डर में लेके चला जाता। अगर रवि यहाँ पर एक यूजर है, तो रवि की होम डायरेक्टरी तो ये वाली हुई ना। तो जब मैं रवि यूजर से कोई भी कमांड चलाऊंगा तो वो मुझे कहाँ पटकेगा, हर बार इस वाले फोल्डर में। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं किस यूजर से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बार बार जब ऐसा होता है ना कि आपको अपने यूजर में आना है, तो आप सीधा चलाओ CD डेल्टा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कमांड ऐड कर देता हूँ, CD डेल्टा टू रीच आउट डायरेक्टली इनटू द यूजर्स होम डायरेक्टरी। ये वर्ड याद रखना है, जो यूजर से आप लॉगिन हो उस यूजर की होम डायरेक्टरी में पहुंचाता है ये। ठीक है, ओके, एक तो ये हो गया हैक। सेकंड हैक देखो, मैं यहां पर हूं, ठीक है, और मुझे जाना है सोर्स में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं जैसे मान लो मैं प्रोजेक्ट ए में हूं और मुझे जाना है इसमें, यहां पर। अच्छा, यहां पर जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहां आना है, तो अरे यहाँ आना है तो सीधा इसी का नाम, क्योंकि इससे तो ऊपर कुछ होता ही नहीं है, तो इसके लिए तो रिलेटिव वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। ये आ गया, मैं PWD चलाऊंगा, मैं यहाँ पर आ गया। तो मैं अभी यहाँ पर था, देखो प्रोजेक्ट्स ए में था, और जैसे ही मैंने CD डॉट या CD स्लैश चलाया, वो मुझे यहाँ लेके आ गया। ये क्लियर है। तो अगर आपको प्रीवियस वाले फोल्डर में वापस जाना है, तो आपके पास एक कमांड है, CD स्पेस हाइफन। ठीक है, ये क्या करता है, जस्ट इससे पहले आप जिस फोल्डर में थे वहां उठा के ले आएगा। देखो प्रोजेक्ट ए में वापस आ गया मैं। जैसे एग्जांपल में मैं एक और लेता हूं, मैं रिकर्सिव फोल्डर में हूं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, रिकर्सिव फोल्डर में जाता हूं, ये मैंने क्लियर किया, PWD चलाया, तो सबको दिख रहा है मैं अभी किस फोल्डर में हूं, इस वाले फोल्डर में हूं। अब मुझे इस टेस्ट फोल्डर में जाना है, तो टेस्ट फोल्डर में जाने का शॉर्टकट तरीका क्या है, करंट यूजर में जाऊंगा और उसके अंदर टेस्ट फोल्डर में जाऊंगा।
ठीक है, pwd चलाऊंगा तो मैं कहाँ आ गया, टेस्ट में। तो मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया। तो आपको अगर प्रीवियस फोल्डर में वापस जाना है, यानी टेस्ट फोल्डर से इस फोल्डर में, बैक नहीं, प्रीवियस, पहले आप जहाँ थे, तो मैं पहले यहाँ था, यहाँ आ गया। अब यहाँ से वापस यहाँ जाना चाहता हूँ ना, बिना कुछ भी लिखे, तो सीधा ये लिख सकता हूँ cd हाइफन स्पेस देके, देखो ये मुझे वापस से रिकर्सिव फोल्डर में पटक देगा। तो दो फोल्डर्स के बीच में अगर आपको बार बार स्विच करना है, आपको लग रहा है कि कभी इस फोल्डर में जाना है, कभी इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है, इस फोल्डर में जाना है, तो आप बार बार ये यूज कर सकते हैं cd हाइफन। तो cd हाइफन यूज करोगे, वापस टेस्ट में आ गए, फिर वापस से रिकर्सिव में जाना है, cd हाइफन, वापस से पुराने फोल्डर में चले गए। तो दो फोल्डर्स के बीच में अगर आपको बार बार स्विच करना पड़ रहा है, तो cd हाइफन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब आप होता है ना लिनक्स पे फैमिलियर हो जाओगे तो जा सकते हैं। टू गो डायरेक्टली टू गो टू प्रीवियस, देखो प्रीवियस और बैक फोल्डर में फर्क है। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में ये दो कमांड्स बहुत बार यूज करने को मिलेगी। ये क्लियर है? अब देखो एक और हैक जो हम बार बार यूज करते हैं, वो ये यूज करेंगे कि मुझसे बोला किसी ने टेस्ट के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, देन उसके अंदर आपको दो फोल्डर बनाने हैं, देन उसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, ऐसा कुछ बोला। मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे टेस्ट के अंदर एक फोल्डर बनाना है और इसके अंदर दो फोल्डर बनाने हैं, देन इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ फोल्डर ए के अंदर आपको बनाने हैं बी और सी, और सी के अंदर आपको बनाना है डी, है ना। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको टेस्ट के अंदर फोल्डर ए और उसके अंदर ए बी और सी ऐसा बनाना है। और आप अभी सपोज यहाँ पर हो, ये डिपेंड करता है ना आप कहाँ पर हो। आप यहाँ पर हो तो आप क्या करोगे, पहले इस फोल्डर में जाओगे, फिर mkdir करके ये फोल्डर बनाओगे, फिर mkdir करके ये दो फोल्डर बनाओगे, फिर mkdir में फिर cd करके इस फोल्डर में जाओगे, फिर mkdir करके ये फोल्डर बनाओगे। तो जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पर आपको एक हायरार्की में चीजें बनानी है, तो mkdir के आगे ही आपका एक हैक यूज हो जाएगा, mkdir -p और full path of folder which you need to create। ठीक है, आप फुल पाथ दे दोगे उस फोल्डर का, वो आपको क्रिएट करके दे देगा। जैसे कि मैं उबंटू में हूं, टेस्ट फोल्डर मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये वाली हायरार्की बनानी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं mkdir -p टेस्ट के अंदर, अगर मैं यहां पर हूं तो, ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर फोल्डर ए और उसके अंदर सी और उसके अंदर डी। mkdir कहाँ है मेरा, अच्छा हाइड हो जा रहा है। ठीक है, आप इस फोल्डर में हो, आपने लिखा कि mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी फुल पाथ, टेस्ट के अंदर फोल्डर ए बना दो, उसके अंदर सी बना दो, सी के अंदर डी बना दो। ठीक है, और अब मैं इसे चला के देखता हूँ। तो मैं पहले जाता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में, क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया है कि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं होम डायरेक्टरी में नहीं हूँ, कहीं और हूँ, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा mkdir, ठीक है,
-p, और कहाँ से बनाना है, होम डायरेक्टरी से। होम डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट फोल्डर, टेस्ट के अंदर आप बना दो फोल्डर ए, उसके अंदर फोल्डर सी, उसके अंदर फोल्डर डी। क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं अब जाता हूं अपने होम डायरेक्टरी में चेक करने के लिए। तो मेरा जो फोल्डर बना है वो किसके अंदर बना है, टेस्ट वाले के अंदर। तो देखो यहाँ पर एक कमांड होती है ट्री। ट्री कमांड क्या है, फुल बता देगी कि कहाँ कहाँ तक बना है, अदरवाइज आप जाके भी चेक कर सकते हो। देखो मैं टेस्ट के अंदर आया, मैंने ls किया तो देख बोल रहा है कि फोल्डर ए है। मैं उसके अंदर जाता हूँ और मैंने बोला ls करो यहाँ पर, तो बोल रहा है सी फोल्डर है। इसके अंदर जाता हूँ सी के अंदर और ls करता हूँ तो बोल रहा है डी फोल्डर है। तो देखो ये टेस्ट के अंदर फोल्डर ए, फोल्डर के अंदर सी और सी के अंदर डी, वो एक बार में ही उसने बना दिया। तो आपको बार बार ऐसे फोल्डर के अंदर जा जाके कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये बनाना है तो आप लिखोगे mkdir-p, टेस्ट के अंदर फोल्डर ए और फोल्डर ए के अंदर बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मैं वापस से अपने होम डायरेक्टरी पे जाता हूँ, mkdir-p, यानी कि आप हायरार्की बनाना हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। टेस्ट के अंदर फोल्डर ए के अंदर आपको बनाना है फोल्डर बी। बन गया, cd करके मैं टेस्ट फोल्डर में जाता हूँ, ls करता हूँ, इसके अंदर फोल्डर ए में जाता हूँ, ls करता हूँ, तो देखो ये बी फोल्डर भी बन गया। तो इस तरीके से आप फोल्डर्स की हायरार्की बना सकते हो, फोल्डर्स को आपस में इधर उधर स्विच कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू में लिनक्स में इसी चीज़ में आती है कि हमें नहीं समझ में आता कि कब कौन से फोल्डर में कैसे पहुँच जा रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, आप इसको प्रैक्टिस करना। सेम सिनारियो ऐसा आप लोग बनाना और फिर खुद से एक सजेस्ट करना कि अब मुझे इस फोल्डर में जाना है, मैं यहाँ पर हूँ तो कैसे जाऊँगा। या तो आप एब्सोल्यूट पाथ यूज करोगे पूरा, या फिर आप ये वाला यूज कर सकते हो करंट डायरेक्टरी के अंदर से सीधा यहाँ, या फिर डॉट 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 फिर प्रोजेक्ट ए टेस्ट सजेस्टिव। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो बनाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्लियर कमांड क्या करता है, सिर्फ टर्मिनल को क्लियर करता है, कुछ डिलीट नहीं करता। मैं कौन से फोल्डर में चेक करना हो, pwd, अपने फोल्डर की होम डायरेक्टरी में जाना हो, cd डॉट डॉट। अभी आप ट्री का बता रहे थे वो, हाँ बता दो, इसमें ट्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं इंस्टॉल कर लूँ, एक सेकेंड। ये कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी हम देखेंगे। sudo apt अपडेट एक कमांड है, वो चलानी पड़ती है। sudo apt install tree -y, ये कमांड चलानी पड़ती है। ये दो कमांड मेरा इंस्टॉल। ये आपका बहुत फास्ट चल रहा है। मैंने ना पावर शेल में चलाया था विंडोज के, मैं ना मतलब एक कमांड चलाया था इंस्टॉल करके WSL, तो वो बहुत देर में हुआ था डाउनलोड। कितनी रैम है, 4 GB? 8 GB। 8 GB तो अच्छा चलता है। एक बार रीस्टार्ट कर लेना उसको, WSL को। ये देखो ट्री कमांड क्या है, ये पूरी हायरार्की बता देता है। हायरार्की मतलब कि किसके अंदर कौन सा फोल्डर है। अब देखो उबंटू के अंदर मैं हूँ क्योंकि मैंने क्या चलाया था, cd करंट, ये करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में आया, ls किया तो देखो मुझे बता रहा है प्रोजेक्ट ए है और टेस्ट है। अब मुझे ये देखना है कि टेस्ट ए में क्या क्या है, टेस्ट में क्या क्या है। तो आप यहाँ पे एक कमांड चला सकते हो ट्री, तो ये पूरा बता देता है एक्चुअल में कि प्रोजेक्ट ए के अंदर 2 फोल्डर हैं, इसके अंदर ये 2 फोल्डर हैं, इसके अंदर ये फोल्डर है, इसके अंदर ये 2 है। तो आपने एक ट्री फॉर्मेट में देख लेते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको जाने में आसानी होती है। क्लियर है? ये टेस्ट तो अपना फोल्डर है ना, हाँ और टेस्ट की तो टेस्ट के अंदर run.py आनी चाहिए ना फाइल। नहीं, p.y मैंने यही बनाई थी, देखो यही ls करूंगा ना तो यही दिखेगा। प्रोजेक्ट ए में उबंटू नहीं के नहीं, उबंटू के अंदर मतलब 3 बनाई थी आपने, एक प्रोजेक्ट 2 ए, फोल्डर एक फाइल। एक फाइल। ओके फाइल बनती है टच से, ठीक है, फोल्डर बनते हैं mkdir से। ओके।
क्लियर है? अब आते हैं कि हमको इसके अंदर हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, और इसी को बोलते हैं लिनक्स में पैकेज इन लिनक्स। ठीक है, देखो विंडोज़ में क्या होता है, आपके पास ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र पे जाते हो, कुछ भी इंस्टॉल करना है। अब मैंने बोला कि nginx इंस्टॉल कर दो। nginx एक सॉफ्टवेयर है, तो nginx आपने लिखा विंडोज़ exe, ठीक है, और ये आपके लिए विंडोज़ का exe फॉर्मेट दे देगा। ठीक है, लेकिन ये तो टर्मिनल है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? हम अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं, हम इसके अंदर हैं, हमने कनेक्ट कर लिया अपने सिस्टम को इससे, और आप जो कुछ कर रहे हो वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब ये तो CLI बेस्ड होता है, एक ब्लैक स्क्रीन में ही आपको सब कुछ चलता हुआ दिखेगा। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करते हैं? तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले हमको अब आना पड़ेगा कि हम अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, हाउ टू चेक दी OS डिटेल, कि अगर हमसे कोई बोलता है कि OS की डिटेल चेक कैसे करोगे, मुझे कैसे पता है कि ये उबंटू है कि CentOS है कि मैक OS है? ये तो आपने यूजर नेम दे दिया था उबंटू, इसलिए लग रहा है। अगर मैं आपको यूजर नेम देता कि रवि यूजर से लॉगिन करो, फिर तो आप तो नहीं पहचान पाते कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको ETC फोल्डर में जाना है। तो ETC फोल्डर रूट के अंदर मिलता है, रूट के अंदर ETC, मैं काम करता हूँ एक एक करके जाता हूँ। मैं अभी रूट फोल्डर में गया, इसके अंदर ETC फोल्डर दिख रहा है, ETC के अंदर गया, यहाँ LS करो, देखो बहुत सारी फाइलें हैं, कुछ फाइल्स हैं और कुछ फोल्डर्स हैं। तो जो फाइल्स है ना, इसमें एक फाइल्स होगी मेरी OS-release, वो सीरीज कहाँ है, ये रही। इस फाइल को एक बार रीड करके देखते हैं। तो फाइल रीड कैसे करते हैं, किसी फाइल का कंटेंट मुझे यहाँ पे रीड करना है तो कैसे करूंगा, कैट OS-release। तो जैसे ही मैंने इस फाइल को कैट किया ना, इसके अंदर का कंटेंट दिख रहा है। तो देखो ये बता भी रहा है कि आप चला रहे हैं उबंटू 22 वर्जन LTS, यानी इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। LTS का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम भी उबंटू है और इसका वर्जन आईडी है उबंटू 22.04। तो इंटरव्यू कई बार आपसे पूछेगा कि हाउ टू चेक द वर्जन ऑफ द लिनक्स, या हाउ टू चेक द वर्जन ऑफ उबंटू। आप उबंटू का 20 वर्जन चला रहे हो, 18 चला रहे हो, 22 चला रहे हो, कौन सा चला रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो इस फाइल को हमें कैट करना पड़ता है। तो अगर इस फाइल को कैट करना है, मुझे ऑब्सोल्यूट पाथ देना हो, तो कैसे दूंगा मैं? कैट करो, रूट के अंदर ETC के अंदर एक फाइल है, एब्सोल्यूट पाथ का ये तो फायदा है कि आप कहीं भी रहो सीधा ये पाथ दे सकते हो। तो मैंने तो एब्सोल्यूट दिया है, रूट के अंदर ETC, उसके अंदर ये फाइल टू चेक द OS डिटेल। अब देखो 22, इसका एक चीज लिखा रहता है जेमी जेलीफिश, कोड नेम क्या है? जेमी। किस फैमिली को बिलोंग करता है? डेबियन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग लिनक्स पे वापस आते हैं। मैंने लिनक्स का एक बुक खोल रखा था। तो हम लोग उबंटू सीख रहे हैं, तो उबंटू के एक बार वर्जन्स पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या है वर्जन्स। उबंटू का अभी सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है मेरा, कौन सा चल रहा है? सबसे स्टेबल या सबसे जो यूजफुल वर्जन है वो है उबंटू 22.0.4। देखो 22 में 0.4, 0.3 ये सब मिलता रहेगा। उबंटू क्या करता है, देखो जब भी लॉन्च करता है एक वर्जन 14, जैसे हमारे आता है एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, और फिर 12 में ही 12.1, 12.1.2, 12.1.3 वो माइनर अपडेट्स होते हैं, ये मेजर है। 16, 18, 20 ये सब क्या है? मेजर अपडेट्स हैं, और ये सब माइनर अपडेट्स हैं। कुछ बग्स वगैरह फिक्स करना हो, कोई चीज़ इशू आ रही है तो इशू फिक्स करने हो, वल्नरेबिलिटीज फिक्स करनी हो, तो ये सब के लिए ये लोग इसी में नए नए माइनर अपडेट्स लाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड माइनर अपडेट्स, दीज आर कॉल्ड मेजर अपडेट्स।
तो आपने देखा होगा एंड्रॉयड 10 से 11 हो गए, विंडो 10 से 11 हो गए। अब विंडो 11 में भी अपडेट्स आते हैं बट वो माइनर होते हैं, ठीक है। तो देखो उबंटू क्या करता है, जब भी कोई नया वर्जन लॉन्च करेगा, जैसे 14 लॉन्च किया तो वो ना ये एक नाम देता है, ठीक है, तेहर बोलते हैं इसको, ये एक नाम दे रहा है जीरस, बीवर। तो ये जितने भी नाम लास्ट में दिख रहे हैं ना आपको, ये जीरस, बीवर, फोसा, जेलीफिश, ये सब एक एनिमल के नाम है। जैसे कि आपने एंड्रॉयड में देखा होगा वो सब खाने पीने वाले की चीजें रखता है ना, मार्शमैलो और भी अलग अलग नाम रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एनिमल का नाम रखते हैं। जैसे आप ये ताहर सर्च करोगे ना तो ये एक एनिमल होगा, ठीक है, देखो ये एनिमल है। उसके बाद से आप ये जीरस सर्च करोगे तो ये भी एक एनिमल है, ठीक है। बीवर सर्च करोगे तो वो भी एक एनिमल है। तो ये लोग अपना नाम किस पे देते हैं, एक एनिमल के ऊपर। ये इस साइड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा होता है ना और इंप्रेसिव बनाने को इस एनिमल को। तो जेलीफिश एक एनिमल है और जैमी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो 22 का इन्होंने क्या नाम दिया है, जैमी जेली फिश, ठीक है। अब उसके अंदर आपने जो भी माइनर अपडेट्स देखे हैं, ये इन सबके नाम यही रहेंगे, क्योंकि ये तो नाम ये इन्होंने 22 के लिए रखा है। अब देखो 23 को इन्होंने क्या नाम रखा है, मिनोटर। अब देखते हैं ये कौन सा वो है, क्योंकि इंटरव्यूअर ने कई बार एक बार यही पूछ लिया था कि ये जैमी जेलीफिश क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उबंटू जितने भी वर्जन्स लॉन्च करता है, मिनोटर, ठीक है, जितने भी ये वर्जन्स लॉन्च करता है वो सारे एनिमल्स के नाम पर होते हैं और ये आगे उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जानते हो ना इंग्लिश में, एडजेक्टिव, वर्ब, वो सब, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जैमी जेलीफिश, जिसमें कि जेलीफिश एनिमल है, जैमी उसका एडजेक्टिव है, और ये 22 के लिए है। 23 में क्या होगा, इसका नया नाम आ जाएगा और नया नाम क्या मिलेगा आपको, ये, ठीक है। 20 यूज करोगे तो आपको क्या नाम मिलेगा, फोकल फोसा। 18 यूज करोगे तो बाइनिक बीवर। ये क्लियर है। तो उबंटू का हम 22 वर्जन यूज कर रहे हैं, वो भी जेलीफिश वाला। तो जैसे ही मुझे ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या है, कैसे पता चला, इससे वी विल गेट लिनक्स फ्लेवर, लिनक्स फ्लेवर या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिल जाएगा, प्लस वर्जन। एग्जाम्पल में उबंटू 22, ये पता चल गया मुझे कि लिनक्स का कौन सा फ्लेवर यूज हो रहा है, तो उबंटू यूज हो रहा है, और उसका कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, 22, ठीक है। ये इंटरव्यू में एक बार सीधा पूछ लिया था कि हाउ टू चेक द ओएस डिटेल, तो बच्चों को याद ही नहीं आता है कि ये वाली फाइल है, इस फाइल को कैट करना होता है। अब क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा रूट यूजर। तो मैं बनता हूं रूट यूजर। रूट यूजर बनने के लिए कौन सी कमांड है, sudo su। तो देखो आप उबंटू से कौन से यूजर बन गए, रूट यूजर, फोल्डर नहीं, यूजर की बात हो रही है। वो एम आई किया तो उसने यूजर का नाम बता दिया, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक चाहिए पैकेज मैनेजर। पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर, मैनेजर मतलब उसको मैनेज करने वाला, ठीक है। We need a package manager for installing, updating and deleting a software। आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, आपको ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं कि गए यहाँ पर और आपने डायरेक्ट इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद डिलीट करना हो, तो किस में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में गए, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में गए और इंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया।
ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होता है, एक पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ती है लिनक्स में, और सॉफ्टवेयर को ये लोग क्या बोलते हैं, पैकेज। तो दो टाइप के पैकेज मैनेजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक है एपीटी जिसे हम बोलते हैं एडवांस्ड पैकेज टूल। ठीक है, जितने भी फिडोरा फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, फिडोरा फैमिली ओएस सपोर्ट्स दिस पैकेज टूल। जैसे कि एग्जांपल में उबंटू, सेकंड होता है यम। ठीक है, तो एक होगा आपका यम और एक होगा आपका ये जितनी भी डेबियन फैमिली, फिडोरा नहीं, ये डेबियन फैमिली का है। मतलब इन्होंने क्या है, दो मेजरली ग्रुप बना दिए हैं, एक डेबियन और एक फिडोरा। फिडोरा बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विल यूज दिस पैकेज टू। ठीक है, तो हम लोग उबंटू पढ़ रहे हैं तो हमें यूज करना क्या है, एपीटी एडवांस पैकेज टू। किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू इंस्टॉल, अपडेट, रिमूव और अपग्रेड एनी काइंड ऑफ पैकेजेस इन डेबियन फैमिली। ठीक है, तो एपीटी इज अ पैकेज टूल विच इज used to install, update, upgrade, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, delete any kind of packages in Debian family। ये इसकी डेफिनेशन हो गई एपीटी की। फुल फॉर्म क्या है, एडवांस पैकेज टूल। क्लियर है। अब इसमें ना कुछ कमांड्स हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली कमांड है एपीटी अपडेट, देन दूसरी कमांड है एपीटी इंस्टॉल, थर्ड है एपीटी रिमूव, उसके बाद से और भी कमांड्स है इसकी, एपीटी पर्ज, एपीटी पर्ज लिख दिया शायद, हाँ सर्च। उसके बाद से आप बोल सकते हो सातवां एपीटी अपडेट, अब एक और है यहाँ पर अपग्रेड। कौन चला सकता है इस कमांड को, सिर्फ रूट यूजर, एडमिन। एपीटी ऑटो रिमूव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा इनमें, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एपीटी अपडेट में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, हमने AWS से बोला कि हमें एक मशीन दे दो। किससे बोला, AWS क्लाउड से, या फिर आप एज्योर का क्लाउड यूज कर रहे हैं तो एज्योर का, या फिर आप गूगल का GCP क्लाउड यूज कर रहे हैं तो GCP का। किसी भी क्लाउड से आप क्या लेते हो, एक सर्वर, या उसी को आप बोलते हो रिमोट मशीन, VM। तो वो आपको दो चीजें दे रहा है। दो चीजें कौन कौन सी, एक तो देता है वो आपको हार्डवेयर और दूसरा देता है आपको OS। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में उसने आपको दिया मेनली चार चीजें। एक तो उसने आपको दिया नेटवर्किंग, जो उसने खुद बनाई। नेटवर्किंग है तभी तो पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी आप ले पा रहे हो, है ना। आईपी आपको वो कैसे दे रहा है, क्योंकि उसने नेटवर्किंग क्रिएट की है। सेकंड चीज CPU, देन रैम और देन हार्ड डिस्क या SSD। ठीक है, आप उससे ये चीज ले रहे हो। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसे पता है कि उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में है, तो वो आपको, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया उबंटू, तो उसने मुझे उबंटू OS दे दिया। तो जो फ्री में होगा वो फ्री में देगा, जो फ्री में नहीं होगा तो नहीं देगा। मैं अगर क्लाउड पे जाता हूँ और मैं AMI कैटेलॉग को क्लिक करता हूँ, ये EC2 के अंदर ही, तो देखो
फिल्टर हटाते हैं इसका। 9,000 से ज़्यादा टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है, अब कौन से फ्री हैं कौन से नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला सारे लिनक्स बेस्ड निकालो, देखो कितनी सारी फैमिली दी है इसने मुझे, उबंटू, रेड हैट, अमेजॉन लिनक्स, सेंटोस, डेबियन, फिडोरा। ठीक है, अब मैंने बोला सिर्फ फ्री वाले बताओ जो मैं फ्री में यूज कर सकता हूँ। तो देखो ये काफ़ी कुछ है जो फ्री में। अब मैंने उनसे बोला कि सिर्फ उबंटू जिसमें नाम लिखा है ना वो बताओ। तो देखो ये आ गया उबंटू का 20 लॉन्ग टर्म सपोर्ट फोकल क्या है, याद आ रहा है ये रिलीजियस में फोकल फोसा, तो 20 के आगे फोकल फोसा लिखा रहता है। 22 के आगे जेमी जेलीफिश। ठीक है, 18 को क्या बोलते हैं लोग, बायोनिक बीवर, तो ये बायोनिक बीवर करके होगा। तो 20 के आगे जो भी लिखा रहेगा, 23 मेंटिक लिख रहा है ये, मेंटिक मिनटॉर 23 के आगे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, जो लेना चाहो ले सकते हो। तो जो फ्री में होगा वो हमको फ्री में दे देगा, जो पेड होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पैसा लेगा। जैसे AWS वाले हमको विंडोज़ फ्री में दे सकते हैं क्या, विंडोज़ का मशीन, मैं इनसे बोलूँ ये वाली मशीन दो मुझे जिसमें 2 GB रैम हो, 2 CPU हो, 10 GB हार्ड डिस्क हो, ठीक है, और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम दो, तो वो फ्री में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फ्री में हमको विंडोज़ नहीं मिल रही, तो हम आपको विंडोज़ कैसे फ्री में दे दें। समझ रहे हो, ये समझ लो एक दुकान है, इट्स अ मेगा मार्ट, आप इनसे जैसा बोलोगे वो वैसा कस्टमाइज करके चीज़ें दे देंगे। बट उनको ही फ्री में नहीं मिल रही विंडोज़, उनको लाइसेंस लेना पड़ रहा है विंडोज़ वालों से, तो वो हमको भी फ्री में नहीं देंगे, वो विंडोज़ का चार्ज लेंगे। अब उबंटू फ्री में है तो उबंटू वो हमको भी फ्री में दे देंगे। क्लियर है? तो क्लाउड से जब हम एक सर्वर या एक मशीन लेते हैं तो एक्चुअल में वो हमको ये 2 चीजें दे रहे होते हैं, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्लियर है? हेलो, हाँ क्लियर है। ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने, तो भाई इसकी भी एक अपनी खुद की कंपनी है, AWS में सीधा यूज कर लिया और हमें दे दिया कि लो, लेकिन एक्चुअल में तो वो भी नहीं बना रहे इसको, बना कोई और रहा है। तो इसको डिजाइन करती है कैनोनिकल एंड फ्रेंड कंपनी। लिमिटेड लगा देता हूँ, ठीक है, ये वो कंपनी है जो बनाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो उबंटू जिसने बनाया वो ये लोग हैं, दे क्रिएट्स लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। वो लाइट वेट बनाते हैं। लाइट वेट कब बना सकते हो, जब आधी चीजें दोगे ही नहीं। जैसे इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर मत डालो, काम के डाल दो जो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले हैं। तो दे क्रिएट लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हैंस ऑल सॉफ्टवेयर, या इसी को आप इसमें क्या बोलते हो, पैकेजेस, हैंस ऑल पैकेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन दिस OS। ठीक है, सारे पैकेजेस या सारे सॉफ्टवेयर वो नहीं देते इसमें। क्यों? क्योंकि उनको लाइट वेट बनाना है। लाइट वेट क्यों बनाना है? क्योंकि ये सर्वर्स पे यूज होता है, तो भाई जिसको जितना हम लोग मिनिमम सॉफ्टवेयर देंगे आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप इंस्टॉल कर लेना। दे प्रोवाइड अस मिनिमम पैकेजेस, मिनिमम सॉफ्टवेयर या पैकेजेस इन दिस OS। आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो बहुत कम सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलेंगे। देखा आपने, ट्री भी फ्री में नहीं था, ट्री भी हमको इंस्टॉल करना पड़ा। फ्री मतलब अलग से लाना पड़ा। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी चाहिए ना, तो हमारी एक रेपोजिटरी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उबंटू रेपोजिटरी। ठीक है, ये देखो वो कहते हैं हमारी एक रेपोजिटरी है। आप जेमी के लिए लेना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ मेरा जेमी 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऑल पैकेजेस। आपको जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, देखो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। सर्च करो, आप सर्च करो, जैसे मुझे इंजन एक्स करना है तो मैंने यहाँ पे इंजन एक्स सर्च किया। देखो इंजन एक्स से रिलेटेड मेरे पास इस जेमी 22 के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये 20 के लिए 22,
ठीक है। 22 के लिए बता रहा है कि देखो हमारे पास इंजन एक्स से रिलेटेड इतना कुछ है, कौन से आर्किटेक्चर के लिए चाहिए। देखो एक होता है AMD 64, ARM 64, तो ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो बड़ी बात हो गई, आप यहाँ आओगे और यहाँ से वो चीज़ें लेके जाओगे, समझ रहे हो। आपको ये रेपोजिटरीज के अंदर से जाके वो चीज़ें लानी पड़ेगी। तो AWS ने कहा, इसने उबंटू ने, कि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आपको एक कमांड यूज करनी है apt अपडेट। ये क्या करेगी, तो दिस विल अपडेट द रेपो URLs फ्रॉम ubuntu official repository to my ubuntu OS। मतलब इसका मतलब देखते हैं, ठीक है। तो पहली कमांड हम देख रहे हैं apt अपडेट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि उबंटू लाइट वेट है। लाइट वेट है यानी आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर और उसको इंस्टॉल करने के तरीके भी नहीं पता। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें बस एक कमांड लिखनी पड़ती है, apt इंस्टॉल, और जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसका नाम। जैसे मैंने बोला कि मुझे पाइथन 3 इंस्टॉल करनी है, apt इंस्टॉल पाइथन 3। apt कौन चला सकता है, सिर्फ रूट यूजर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी है, 0 अपग्रेडेड, 0 इंस्टॉल, 0 रिमूव, 33 नॉट अपग्रेडेड। और ये बोल रहा है पाइथन 3 सेट इंस्टॉल्ड, ये पहले से है, पाइथन 3 इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन, मतलब इन्होंने पाइथन 3 डालकर इंस्टॉल करके दिया हुआ है। अब मैं करता हूँ nginx, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। मैंने लिखा apt इंस्टॉल करो nginx को, तो देखो ये इंस्टॉल करने लगा और ये बोल रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। तो मैंने कैपिटल Y या स्मॉल y, आप कुछ भी लिखो या सिर्फ एंटर भी लिख दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और देखो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ कैसे, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये उबंटू सॉफ्टवेयर OS है मेरा, उबंटू OS। मैंने सिर्फ इतना ही तो लिखा, apt इंस्टॉल nginx। तो इसको कैसे पता चला कि ये nginx कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वर्जन में जाना है। और ये उबंटू की ऑफिशियल रेपोजिटरी पे गया। ऑफिशियल रेपोजिटरी कौन सी है, ये वाली packages.ubuntu.com। ये देखो ये इसकी ऑफिशियल है। आप इसके ज़्यादा पीछे चलेगा, पैकेजेस पे आओगे तो ये बताएगा कि किस रेपोजिटरी में जाना है आपको, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो आप बताओ, आप उसमें जा सकते हो। यहाँ आप सर्च करो, ये करो। और मैंने सिर्फ इतना लिखा मेरे लैपटॉप में, मेरे उबंटू में, कि apt इंस्टॉल करो nginx को। तो ये इसने कैसे कर दिया, ये एक्चुअल में गया उबंटू की ऑफिशियल रेपोजिटरी पे। ऑफिशियल कहाँ पर है, उबंटू की साइट पे, उबंटू ऑफिशियल रेपोजिटरी। कहाँ पर है, packages.ubuntu.com की साइट पर। और वहां से इसको लेकर आया, किसको, nginx को, और nginx को इंस्टॉल भी कर दिया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि उबंटू को इसका URL कैसे पता चला। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप चलाई है, या सबसे पहली जो कमांड चलाई है, याद करो शुरू में ट्री चलाते वक्त मैंने लिखा था apt अपडेट। तो इसने क्या किया, इसने इस उबंटू के यहाँ पर एक लोकल रेपो है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लोकल रेपो है, उसके अंदर ऑल द URLs ऑफ पैकेजेस आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर के URLs यहाँ पर सेव है। अब ये कहाँ सेव है, वो देखो यहाँ पर हम लोग ATC के अंदर ही हैं। ATC के अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। देखो इसी में एक फोल्डर होगा resources डॉट pqr,
ETC के अंदर sources डॉट लिस्ट करके एक फाइल होगी, एस ETC APT फोल्डर है क्या इसके अंदर? हाँ देखो ये CD करके मैं APT में जाता हूँ, APT लाता है तो उन्होंने एक फोल्डर बना दिया है और इसके अंदर एक फाइल है सोर्सेज डॉट लिस्ट। मैं इसको कैट करता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो ये URL सारे के सारे सेव है इसके अंदर। तो उबंटू 22 कब लॉन्च हुआ है पहले हम देखते हैं। जो उबंटू हम यूज कर रहे हैं ये कब लॉन्च हुआ था? उबंटू 22 ये लॉन्च हुआ था मार्च 2023 में, ठीक है। वो भी जो 24.6 यूज कर रहे हैं, 20.4.6 हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? कैट किया था क्या हमने? फिर से कैट कर देता हूँ एक बार, कैट OS कैट रूट के अंदर ETC के अंदर OS हाइफन रिलीज स्पेस, कैट के बाद देना हो स्पेस OS हाइफन रिलीज। तो हम लोग यूज कर रहे हैं 20.0.4 20.0.4। अब उसके आगे भी कौन सा है? 0.4 ये वाला यूज कर रहे हैं। और देखो ये कब आया था? 2022 में, ठीक है। तो 2022 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया और तब से ये क्या कहते हैं AWS क्लाउड वाले यूज कर रहे हैं। तो उनके पास जितने भी ये लोकल वो है पैकेजेस, ये सब आउटडेटेड नहीं हो गए होंगे। कहने का मतलब है जैसे कि मैं आपको एंड्रॉयड एक मोबाइल दे रहा हूँ नया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो 2022 में बन गया था, और लेकिन उसमें जो आपको एंड्रॉयड का वो दे रहा हूँ वर्जन, वो 2020 का ही दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप ऑन करोगे मोबाइल और इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, सारे आपको बोलेगा ऐप्स को अपडेट करेगा। सिमिलरली जितने सॉफ्टवेयर के URLs हैं वो सारे अपडेट मांगेगा ये। तो पहली कमांड जो हम चलाते हैं वो यही चलाते हैं, APT अपडेट। दिस विल अपडेट द रेपो URLs फ्रॉम उबंटू ऑफिशियल रेपो टू माई ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्या होगा कि अब जितने भी सॉफ्टवेयर्स है ना उन सबके पुराने URLs अपडेट हो जाएंगे। तो OS को तुम ऐसा समझो कि मेरे मोबाइल का एंड्रॉयड, और वो 2022 का है एंड्रॉयड। तो सबसे पहले मुझे नेट ऑन करके सारे ऐप्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, आप URLs को अपडेट करते हो। तो सारे सॉफ्टवेयर्स के URLs को अपडेट करने की कमांड है APT अपडेट। ये सिर्फ URLs को अपडेट करेगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको चलाना पड़ेगा APT इंस्टॉल nginx। तो जैसे ही मैं ये चलाऊंगा APT इंस्टॉल nginx, जो ये फाइल है ना sources डॉट लिस्ट, ये वाली जो हम रीड कर रहे हैं ये वाली, इसके अंदर nginx का URL है। वो URL से जाएगा, nginx डाउनलोड करके लाएगा और nginx इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को एक बार फिर से लिखता हूँ, देखो Ubuntu OS was released in 2022, so all the packages, या इसी को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर URLs will become outdated, so we need to update these URLs first। पहले तो हमें ये URLs को ही अपडेट करना पड़ेगा। to update the URLs of softwares कौन सी कमांड यूज करेंगे? we will use APT update। तो इंटरव्यूअर अगर हमसे पूछता है कि what does APT update do, it will update all the URLs of the packages। ये URLs कहाँ सेव हैं? तो लिखना पड़ेगा these URLs are saved in root के अंदर, ETC के अंदर, APT के अंदर एक फाइल है sources डॉट लिस्ट, sources डॉट लिस्ट इस फाइल के अंदर है। जैसे ही आप ये URLs अपडेट कर दोगे, अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, वी विल यूज APT install and the package name to install any package।
आपको उसका नाम पता है, आप वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। तो एपीटी अपडेट ने क्या किया ये समझ में आया? मैं यहाँ पर इसको नोट में देता हूँ। 2022 में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, तब से जितने भी सॉफ्टवेयर के यूआरएल्स थे वो आउटडेटेड हो गए, क्योंकि 2 साल हो गया। इंजीनिक्स वाले थोड़ी ना रुके रहेंगे, वो तो अपना पैकेज अपडेट किए जा रहे हैं। ऐसे कोई और सॉफ्टवेयर जैसे जावा वाले हैं, जावा अपना पैकेज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जैसे अभी देखो इसमें जावा नहीं होगा, चेक करते हैं हम। कोई भी सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक करना हो या सॉफ्टवेयर चेक करना हो तो हम लिखते हैं जावा हाइफन वर्जन, या फिर दूसरा तरीका है जावा -v। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसमें जावा इंस्टॉल नहीं है। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है apt इंस्टॉल, और जावा को ये लोग बोलते हैं openjdk -11-jdk, ये इसका नाम है पूरा। ठीक है, तो मैं जावा इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो भी जावा कौन सी 11। तो देखो ये बोल रहा है आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस। तो ये जावा इंस्टॉल कर रहा है मेरे उबंटू मशीन में। तो ये इंस्टॉल कैसे कर रहा है कि सबसे पहले ये यहाँ पर जो यूआरएल है जावा का, उसको लेकर ऑफिशियल रेपोजिटरी पे जा रहा है, जावा लेकर आ रहा है और जावा इंस्टॉल कर दे रहा है। अब ये यूआरएल ही नहीं होगा तो फिर तुम इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जाकर लेकर नहीं आ पाओगे। तो वो यूआरएल्स वगैरह अपडेट करना या यूआरएल्स वगैरह को हैंडल करने के लिए हमने कौन सी कमांड चलाई थी, एपीटी अपडेट। ये आपको एक बार चला दोगे, सारे यूआरएल अपडेट हो गए। अब आपको रोज रोज चलाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, तुम्हें लग रहा है कुछ नए यूआरएल्स आ गए होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, एपीटी अपडेट फिर से चलाओगे। तो वरना बार बार आपको चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं चेक करता हूँ जावा -v वर्जन। ठीक है, देखो अब बता रहा है openjdk 11 वर्जन आपके में इंस्टॉल्ड है। मैं बोलता हूँ nginx -v, तो देखो बोल रहा है nginx का वर्जन 1.8 इंस्टॉल है। मैंने कहा पाइथन 3 -v बताओ, तो ये इसने सीधा पाइथन ही ओपन कर दिया। एक सेकेंड, पाइथन 3 वर्जन। देखो ये बोल रहा है पाइथन का 3.10 वर्जन इंस्टॉल है। तो कोई भी चीज इंस्टॉल करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, apt इंस्टॉल। इससे क्या होगा, वो यूआरएल पकड़ेगा पहले यहाँ से, और यूआरएल उठाकर उस यूआरएल पे जाएगा और यूआरएल से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके लाएगा। अगर वो यूआरएल ही नहीं होगा तो, या आउटडेटेड होगा तो मुझे एपीटी अपडेट चला के पहले यूआरएल्स को अपडेट करने पड़ेंगे। ये यूआरएल कहाँ होते हैं, तो ये यूआरएल मेरे इस फाइल में होते हैं, इस फाइल में, इस फाइल के अंदर ही वो यूआरएल्स हैं। तो पहले एपीटी अपडेट चलाएंगे ताकि यूआरएल अपडेट हो जाए, फिर एपीटी इंस्टॉल चला के मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? अब पैकेज का नाम क्या रहा, एक चीज और देख लेते हैं, एपीटी अपग्रेड। देखो ऑल पैकेजेस आर नॉट प्रेजेंट इन दिस, दे प्रोवाइड अस मिनिमम सॉफ्टवेयर। और ये मिनिमम सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल किए होंगे उन्होंने, 2022 में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि Ubuntu team has pre-installed some mandatory minimum softwares या packages, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिलीज करते वक्त कुछ सॉफ्टवेयर उन्होंने पहले से ही डाल के दिए होंगे हमें, जो मैंडेटरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो नहीं होगा तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही कुछ एरर दे। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है हमारे पास पहले से 2022 में ही। जैसे कि हम नया एंड्रॉयड खरीद के लाते हैं तो हमारे पास यूट्यूब, जीमेल, ड्राइव, गूगल के जितने एप्लीकेशन है वो पहले से मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो उनको अपडेट करना हो तो टू अपडेट दीज pre-installed packages we will need या we will use apt upgrade कमांड। ठीक है, तो ये तीनों कमांड है। इंटरव्यूअर आपको इन तीनों में फंसाने की कोशिश करेगा, तीनों पूछेगा कि तीनों कमांड क्या होती है, apt अपडेट, अपग्रेड और इंस्टॉल, क्या फर्क है। तो सबसे पहले उबंटू 2022 में बनी है, उसके अंदर पहले से कुछ सॉफ्टवेयर्स आए होंगे, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर्स आए होंगे। उन सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करने के लिए हम यूज करेंगे एपीटी अपग्रेड। ठीक है, नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक रेपोजिटरी होती है लोकल, कौन से फाइल में, sources.list फाइल के अंदर। उसके अंदर कुछ यूआरएल्स होते हैं,
वो यूआरएल्स आउटडेटेड हो गए होंगे, तो यूआरएल्स को अपडेट करने के लिए apt अपडेट। देन अब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो apt इंस्टॉल और पैकेज का नाम। ठीक है, इसको और डिटेल में कल देखेंगे apt को। आप लोग AWS का अकाउंट बना लो ताकि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से देखेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग 3-4 महीने यही यूज करेंगे। लिनक्स ही यूज होने वाला है, और वो भी सर्वर का। जितनी लैब्स होंगी आप लोग डिप्लॉयमेंट करोगे वो सब उसी से होगा। बस ये 2-3 मैंडेटरी लाइंस हैं, उसको देख लो। कोई डाउट?